identical cells are joined in series with two cells A and B with reverse polarity. मान लो ये n identical cells है, n identical cells, हर किसी का EMF है E और हर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, सब किसी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये कनेक्टेड है दो और सेल से विथ रिवर्स पोलैरिटी A और B। इसका भी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। क्या आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? yes, तो इस सर्किट में जो करंट चलेगा, मान लो करंट इधर से चल रहा है, ऐसे ये करंट चल रहा है I, तो क्या हम लोग करंट के लिए जरा देखना, हम लोग लूप रूल लगा रहे हैं इसमें, लूप रूल कितना करंट है? अप्लाइंग लूप रूल। वैसे लूप रूल का जरूरत नहीं, लूप रूल का जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा I लिख देते, सीधा सीधा I लिख देते, आप लोग भी समझ जाइएगा। क्या हम इस I को लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट? Yes, sir. E इक्विवेलेंट में Ne माइनस 2E होगा Yes, sir. और R इक्विवेलेंट में R इक्विवेलेंट में NR प्लस 2R होगा। Yes, sir. मतलब मेरे करंट का वैल्यू हो गया, ऊपर में E कॉमन ले लो तो n माइनस 2 और नीचे में स्मॉल r कॉमन ले लो तो n प्लस 2, ये I हो गया। अब ये I करंट ऐसे चल रहा, मान ले हम लोग सेल A के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं, इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q लिख दे। फ्रॉम P टू Q, P से Q चलो, तो पोटेंशियल एट P देखना जी, प्लस से माइनस पे गया तो माइनस ही, करंट के डायरेक्शन में गया माइनस IR मिलेगा पोटेंशियल एट Q। तो जरा गौर करना कि अगर तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस सेल A के अक्रॉस में निकालना है तो आपको VP माइनस VQ निकालना है या VQ माइनस VP निकालना, बस एक माइनस साइन आएगा। तो क्या वो वैल्यू VP माइनस VQ E प्लस IR होगा, E प्लस I की जगह पे E n माइनस 2 बाई R n प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद R, दोनों R कैंसिल, सो E कॉमन ले लो 1 प्लस n माइनस 2 बाई n प्लस 2, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। E n प्लस 2 प्लस n माइनस 2 बाई n प्लस 2, 2 कैंसिल, सो इट इज E टाइम्स ऑफ 2n बाई n प्लस 2। देखो तो आंसर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। यस सर। सर हम बोले जैसे दो अपोजिट पोलैरिटी में तो 4 टाइम्स नहीं हो जाना चाहिए माइनस में। बस हमको एक जगह थोड़ा डाउट है और कहीं कोई डाउट नहीं, हम एक जगह डाउट में हैं, कहीं इसी n के अंदर में तो दो को अपोजिट में नहीं ना है। बात समझा हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। मान लो 10 सेल लिए और उसी 10 में से दो को अपोजिट पोलैरिटी में है, ये एक अलग क्वेश्चन होगा, और 10 सेल लिए और उसके साथ दो को अलग से अपोजिट पोलैरिटी में, ये एक अलग क्वेश्चन होगा, समझा? तो वही कैसे होना चाहिए? लिखा n identical cells are joined in series with two cells A and B with reverse polarity। तो अगर n identical cell is joined in series with two cells in opposite polarity, तो हमको लगता है n अलग 2 अलग होगा। यस सर, अंदर में 2 अपोजिट होगा। अगर अंदर में 2 होगा तो भाई जहां n देख रहा वहां n माइनस 2 कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा? माइनस 2 ही जहाँ किए तो वहाँ पे तो 2 टाइम्स होता था ना। अरे यार तू समझता काहे नहीं, तुम लोग एकदम बच्चा जैसा काम करते रहता है, ठीक है? वो 2 टाइम्स क्यों होता था? क्यों? क्योंकि क्या
n के अंदर में अगर एक सेल अपोजिट पे है तब ये 2 माइनस होता है। हाँ अरे यार बाहर से है, सिंपल सा है, इसको जोड़ देना है, उसमें से 2 को घटा देना है। जोड़ दिए, उसमें से 2 को घटा दिए, इसमें कौन तीर मारना है? तब n-2 ही करके अपन है मतलब। बस केवल जहां अगर मान लो ये अंदर में है तो जहां n ले रहे हो ना वहां n-2 लिख देना, वो भी केवल सेल में। हर जगह जहां भी n दिखाई दे रहा है बस यहीं से n-2 लेकर सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, एकदम श्योर आ जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई बहुत बड़ा चीज ही नहीं, बना के देख एकदम देख लो। हाँ जी, और किसका? मेरे होगा रुको रुको, लाइन से ही जाते। Under what condition current passing through resistance R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2 and internal resistance of the two batteries are R1 and R2? हो गया, रफ करें? नहीं भाई, यार यहाँ पे E1 R1, ये E2 ये R2। Under what condition current passing through the resistance R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2? सबसे पहले अभी हम लोग करंट निकालें। क्या मेरे इस I का वैल्यू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब अगर आप EMF2 को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, अगर आप EMF2 को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं when key is open, अगला when key is closed, जब लोग की को क्लोज करते हैं तो E1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 ही ना आएगा? यस सर। E1 डिवाइडेड बाई R1 R प्लस R1। अब इसको है ना ऑप्शन से मिलाना होगा कि कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। I2 should be greater than I1, इसका मतलब E by R plus R1 should be greater than E1 plus E2 divided by R plus R1 plus R2। सही है? इसको इधर ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करो, E1 R plus E1 R1 plus E1 R2 should be greater than, इससे मल्टीप्लाई करना होगा भाई, E1 प्लस E2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R प्लस R1 से, समझा? यस सर। उसके बाद दोनों तरफ कंडीशन कट जाएगा, जो आएगा वो ऑप्शन से मैच करेगा। क्लियर हुआ? ठीक सर। फटाफट देखते चलो। Resistance R carries a current I. The power loss to the surrounding is lambda theta minus theta naught, where lambda is constant and theta is the temperature of the resistance and theta naught is the, क्या हुआ? आगे सर नेक्स्ट पेज में पेज पलट गया था। Temperature of the atmosphere. If the coefficient of linear expansion is alpha, the strain in the resistance is
पावर लॉस is equals to lambda theta minus theta naught. Here lambda is constant, theta is the temperature of resistance and theta naught is पावर लॉस को हम लोग लिख सकते हैं I square R is lambda theta minus theta naught. क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं I square R naught 1 plus alpha थीटा लैम्डा थीटा माइनस थीटा नॉट. क्या याद आया आपको? हाँ यस सर. If the coefficient of linear expansion is alpha, the strength in the resistance is the strength in the resistance. Strength in the resistance निकालना है. सर तो यहाँ पे तो अल्फा हम लोग का चेंज हो जाएगा ना. अल्फा क्यों बदलेगा? मतलब अल्फा तो लीनियर एक्सपेंशन का है. यहाँ पे तो हम लोग ने अल्फा दिया वो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ. डाटा समझना होगा कि कौन सा डाटा कैसे दिया है. हम लोग का बल्क प्रॉपर्टी वाला. एक मिनट हम तुमको दिखाते हैं. क्या रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ होता है? यस सर. तो चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ होगा. अब देखो रेजिस्टेंस एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा. यहाँ तो चेंज इन टेम्परेचर ही होता है ना. हाँ यस सर. अब देखो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर बाय R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी आया. यस सर. क्या ये चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस है? यस सर. तो क्या हम लोग इसको del L by L भी तो लिख सकते हैं ना. समझा क्या? यस सर. यस सर. तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसे सोचना पड़ेगा. इसी में हमको थोड़ा एडजस्ट करना है. ये देख अल्फा थीटा ही निकालना है हम लोग. हाँ फिर उधर डेल टी हम लोग के पास है राइट में. थीटा माइनस थीटा नॉट. डेल टी तो भी नहीं. थोड़ा सोचो, सबको ही सोचो थोड़ा. The resistance R carries a current I. The power loss to the surrounding is lambda theta minus theta naught. Where lambda is constant, theta is the temperature of resistance, and theta naught is the temperature of the atmosphere. If the coefficient of linear expansion is alpha, the strain in the resistance is I square R is equals to lambda into del theta. ठीक है. So I square R by lambda is equals to del theta. Strain is equals to alpha del theta. So alpha टाइम del theta की जगह पे I square R by lambda.
आई स्क्वायर आर अल्फा बाई लैम्डा। देखो आंसर देखो, ए है क्या? आंसर बोलो। आंसर ए है सर, यस सर। देख लिया, मतलब देख थोड़ा कहां से कैसे चीज निकलता है। क्या ये समझ में आया सबको? तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमको स्ट्रेन निकालने का मतलब क्या निकालना है। स्ट्रेन निकालने का मतलब अल्फा इंटू डेल टी निकालना है। तो डेल टी यहाँ दे दिया है, ये निकला तुम्हारा डेल टी, और उसको बस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया स्ट्रेन। नोट करो, बस समझना है। वो जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है अगर वो दिमाग में आ गई तो बनेगा। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट। ये मान लो 18 वोल्ट से कनेक्टेड, और ये वाला एंड अर्थिंग, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, और बीच में एक स्विच है, लाइक दैट। अभी बोला क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इन फिगर। ए और बी का पोटेंशियल हम लोग को बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस केस। इधर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। सर स्विच ओपन रहा तो कर्चॉफ रूल लगा के सीधे नीचे से पोटेंशियल निकाले तो क्या बोले? दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल तो दोनों के अक्रॉस थी। अरे देखो, स्विच खुला हुआ है, अगर स्विच बंद रहता ना तो आंसर देना ज्यादा इजी होता। स्विच खुला हुआ है, ठीक है। स्टेडी स्टेट में अगर तो स्टेडी स्टेट में इसको लेंगे ना, सारा का सारा करंट नीचे से जा रहा है, ओके। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस नीचे के कारण होगा खाली तो। हाँ, लेकिन स्विच खुला हुआ है, स्विच खुला हुआ है, समझा? यस सर। तो ऐसे केस में ऊपर केवल चार्ज होगा। ऊपर वाला कैपेसिटिव सर्किट प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 कैपेसिटिव सर्किट, और नीचे वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऊपर से सोचना ऐसे, ये 0 वोल्ट, ये 18 वोल्ट, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। पहले कैपेसिटिव सर्किट सॉल्व करते हैं। तो क्या मेरा C इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड आया? क्या मेरे चार्ज का वैल्यू C इक्विवेलेंट इनटू V है, और V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये हो गया 3 into 18 दैट इज 54 माइक्रोकूलम। मतलब इस पे भी 54 माइक्रोकूलम Q लिख देते हैं, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। अब देखो 18 से 0, क्या इसके अक्रॉस में 9 वोल्ट है और इसके अक्रॉस में 9 वोल्ट, आइडेंटिकल है ना कैपेसिटर। यस सर। अब इसी चीज को नीचे इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ो। ये 0 वोल्ट और ये 18 वोल्ट, इधर से करंट चल रहा है। एक है 6 ओम का और एक है हम लोग का 3 ओम का। क्या कोई डायरेक्ट ये सोच सकता है रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? 18 बाई 9 इंटू 3, सॉरी 18 बाई 9 इंटू 6 ना। अच्छा हाँ यस सर। अरे नहीं समझा? हाँ सर डायरेक्टली है डायरेक्टली। और यहाँ V2 इज इक्वल्स टू 18 बाई 9 इंटू 3। सो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आया? 12 वोल्ट। 6 और 12। यस सर। और यहाँ 6 वोल्ट। अब देखो दोनों को मिला दो, अब दोनों को इस फिगर में मिला दो एक बार फिर। ये अर्थिंग है मतलब 0 है,
ये 18 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, 18 वोल्ट है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 9 वोल्ट, तो यहां भी है 9 वोल्ट, और फिर यहां है 9 वोल्ट, तो यहां है 0। क्या समझा? यस सर। और नीचे है यहाँ पे 12 वोल्ट, तो क्या ये 6 वोल्ट है? यस सर, तो इस पॉइंट पे 12 वोल्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप B और A के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वो डिफरेंस B और A के बीच 3 वोल्ट का है? बोले जी, समझे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? समझा साहिल? यस सर। हाँ ना, नहीं बोलता भाई, यही दिक्कत हो जाती है। सर डी नंबर। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू स्विच S व्हेन इट इज क्लोज्ड? तुम शुरुआत का चार्ज निकाल लिया है ना? यस सर। अब जब तुम इसको क्लोज करेगा तो याद रखना कि इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। क्या बोलता है? यस सर। क्योंकि करंट नीचे से जाएगा तो इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो 9 वोल्ट पे चार्ज है, 9 वोल्ट पे चार्ज है 54 माइक्रोकूलम, तो 12 वोल्ट पे चार्ज थोड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे ही आप क्लोज कीजिए इधर से जाएगा। यस सर। तो पहले 54, 9 वोल्ट पे 54, ठीक है? तो फिर हम लोग यहां से निकालेंगे ना अगला। यस सर। आप फिर निकाल के आप सॉल्व कर लिए, देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है? यस। अगला साक्षी, कौन सा साक्षी उसमें? 46 क्या? 47। The EMF and internal resistance R of a battery is 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance is 50 ohm. The resistance of the ammeter and voltmeter are given. Ammeter और voltmeter आपको पढ़ाए हैं? नो सर, नहीं पता। हम आपको बोले गैल्वेनोमीटर में पढ़ाएंगे, आपको याद है? मैग्नेटिज्म में बोले पढ़ाएंगे, ये सर बोले थे ना। तो चलो छोड़ दो, मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे भाई, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे, ठीक है? वैसे हम आपका ये क्वेश्चन करा सकते हैं बिना मैग्नेटिज्म का भी, तो हम करा ही देते हैं क्योंकि आप पूछे हैं, और बिना मैग्नेटिज्म के भी बन जाएगा, हम करा देते हैं। वोल्टमीटर क्या रीड करता है बताओ पहले? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सही है? यस। और जरा सोच के बताना कि एमीटर क्या रीड करता है? करंट, सही है? ठीक, जस्ट एक मिनट। ई है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, और ई। The EMF of the internal resistance of the battery are 4.3 volt, and internal resistance is 1.0 ohm. 1.0 ohm. The external resistance R is 50 ohm. Capital R is 50 ohm. Ammeter and voltmeter, resistance of ammeter is 2 ohm and resistance of voltmeter is 200 ohm. Find the reading of 2 meters.
एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है जब हम लोग इसको इधर स्विच क्लोज कर लिए। देखिए कुछ नहीं है, आप अभी तो इसको क्षण भर के लिए भूल जाइए। आप पहले यहां मानिएगा एक रेजिस्टर और एक रेजिस्टर आप यहां मानिएगा, और आप देखिए जी आप ही से बन जाएगा, ध्यान रखिएगा आपको बनाना होगा। इधर से करंट I आया, वो I करंट इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I माइनस I1, और फिर वो I माइनस I1 इधर से घूम के आया, फिर इसमें I जाएगा। बोलो बोलो, सही है? बस आपको करना क्या है, यूज लूप रूल टू फाइंड I एंड I1, I और I1 निकाल लो। अब देखो तो मेरा रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, बोलो एमीटर क्या रीड करता है, तुम्हें तो बताया करंट रीड करता है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर I होगा, एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ना। Yes, sir. तो याद रखना वोल्टमीटर का रीडिंग होगा I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। देखो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना I माइनस I1 इंटू इसका बस जहां भी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लेना है 200, जहां मीटर का रेजिस्टेंस लेना है 2R। अब दूसरे केस में देखना, दूसरे केस में बोला क्या ना कि स्विच को अगर हम दूसरी तरफ थ्रो कर दें तो क्या होगा। जब आप इस स्विच को दूसरी तरफ थ्रो कर देंगे, जब आप इस स्विच को दूसरी तरफ थ्रो कर देंगे तब तो यहां जुड़ेगा ना ये। क्या बोल रहा फिगर सही है? E स्मॉल r कैपिटल R, यहां एक रजिस्टर है, यहां भी एक रजिस्टर। अब देख इसमें अगर करंट I आया तो I का इधर वाला हिस्सा I1 होगा, इधर I माइनस I1 होगा। फिर से बात वही है, यूजिंग लूप रूल फाइंड I एंड I1। अब देखो इस बार जो हम लोगों का रीडिंग होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर बताओ कितना होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर पूरा करंट होगा कि केवल I1 होगा? I1 होगा सर। केवल I1 होगा। एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या फिर से होगा I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? नहीं, एमीटर भी तो इफेक्ट करेगा ना। क्या क्या बोला? मैंने एमीटर से भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। हाँ होगा, तो हम तो इसके अक्रॉस का निकाल दिए, मतलब यहां से यहां निकाल दिए। अच्छा हाँ ठीक है सर। इस केस में जब हम इसके अक्रॉस का निकाले तो यहां से यहां तक निकाले। यस सर। नोट करो, the resistance of an iron wire and a copper wire at 20 degrees C is 3.9 and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistance be equal? मतलब रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पे जो कॉपर का होगा, रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पे आयरन का होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा T, ये सारा डाटा आप कॉपर का पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, और ये सारा डाटा आप आयरन का पुट करेंगे। क्वेश्चन में गौर करो, तुमसे लिखा है व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस बी इक्वल द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज, मतलब अल्फा दिया हुआ है, अल्फा ऑफ आयरन 5.0 into 10 to the power minus 3 केल्विन इनवर्स है, अल्फा ऑफ कॉपर 4.0 into 10 to the power minus 3 केल्विन इनवर्स है, जबकि 20 डिग्री सी पे 20, मान लो R0 20 पे है, हाँ R0 20 है। अच्छा एक मिनट थोड़ा ठीक करना होगा, अगर ये 20 पे है ना, अगर ये 20 पे है तो यहाँ का T होगा T माइनस 20, ओके। अगर ये 20 पे है तो यहाँ T होगा T माइनस 20, समझा क्या सबको ये?
अरे जब 0 होता है तो 0 लिखते हैं, तो अगर 20 है तो 20 लिखेंगे। तो जो हम लोगों का R20 है कॉपर का, वो है 4.1 ओम, और जो हम लोगों का R20 है आयरन का, वो है 3.9 ओम। चलो हो गया। ये डाटा दोनों, अल्फा का डाटा दोनों पुट करके टी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आंसर आएगा। फाइंड टी, टी निकालना है, समझे?